हेलो साथियों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल समानांतर क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि हम किस विषय को लेकर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो विषय होगा वो संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स। कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कुछ शुल्क पर ले रहे हैं। कोर्स का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल जो हर परीक्षा में, जितनी भी भारतीय में परीक्षाएं होती हैं, किसी भी, जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है किसी भी राज्य में, तो उनके अंदर जो मुख्य है, आपको पता है हिंदी के अंदर जो भी व्याकरण के जो चीजें होंगी वो सब इसमें कवर करवाई जाएंगी। एक वीडियो में तो ये होना संभव नहीं है, ऐसी 5-10 वीडियो जितनी भी आएंगी। लेकिन इतना आपको हम वचन देते हैं कि जितना फास्टली यहाँ कोर्स कराया जाएगा वो कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी कोई बड़े किसी ओहदे पे नहीं हूँ। तो जैसे मैं आपकी भावना को, आप, मैं भी अभी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जुटा हुआ हूँ, लगा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक एग्जामिनर क्या चाहता है। और एक सी डी ग्रुप की नौकरी की तैयारी करने वाला भी, एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के सपनों को ही पूरा करना चाह रहा है। तो उस सपने में अगर मेरी थोड़ी सी भी आहुति चली गई, किसी कोई भी मैं कुछ करवा पाया, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो मुख्य रूप से मेरे साथियों की भी एक डिमांड आई थी कि एचएसएससी में जो सीईटी में है उसमें भी व्याकरण बहुत पूछी जाती है सर, और एस्टेट में भी पूछी जाती है। तो मैंने उनकी बात को अपनी सराखों पे लिया और उसके लिए अभी मैंने जल्दी से जल्दी इस व्याकरण कोर्स को तैयार किया। और ये कोर्स पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, डीएसएसबी और जितने भी यूपी, आरपीएससी, कहीं भी जो एग्जाम होगा, मैंने कुल मिला के बात यह है, जहां भी व्याकरण दिखाई देगी वो चीजें हर जगह ये उसके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले। चलो आगे, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मेरा हमेशा ध्येय रहा है कि कोई भी चीज प्रमाण के साथ बताऊं। तो ये देखो, एचएसएससी का सिलेबस है। इसमें शब्द पूछा जाएगा, विलोम पूछा जाएगा, पर्यायवाची पूछे जाएंगे, मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, समास पूछा जाएगा, उपसर्ग पूछा जाएगा, प्रत्यय, संधि, ये सब आप देख लीजिए। देखो आपके सामने ही सब लगा हुआ है, ये सब पूछे जाएंगे। तो आपने जो स्क्रीन पे देखा है, ये बताइए कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये पूछा ना गया। और मैं आपको डीएसएसबी का भी दिखाऊंगा, आपको स्टेट का भी दिखाऊंगा। सब में ये चीजें कॉमन है, क्योंकि संज्ञा कोई अलग थोड़ी आएगा पढ़ाने के लिए आपको। हर एक बार संज्ञा के भेद पता चल गया, संज्ञा की आपको नेचर पता चल गया, विशेषण की आपको परिभाषा पता चल गया, उसके भेद पते पर उपभेद पता चल गया, क्रिया का पता चल गया। तो क्रिया अलग अलग थोड़ी आएगी भाई। हरियाणा में कुछ क्रिया अलग आएगी, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग आएगी, कुछ अलग नहीं है। एक बार क्रिया को विस्तार से पढ़ जाओ, आपका काम बन जाएगा। उसी प्रकार संधि के सभी प्रकार आप पढ़ जाओ, तो संधि हर परीक्षा में आती है, बस बात खत्म। ठीक है। देखिए अभी सीईटी हरियाणा में देखो पूछा जाता है, जैसे यूपी में पैट होता है, वही सीईटी हर जगह होता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो हर राज्य में तो वह हिंदी आती है। देखो क्या पूछा गया है, ये क्या था, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, यानी कि कौन सा शुद्ध रूप है। तो ये कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, ये टॉपिक से आ रहा है कि शुद्ध अशुद्ध छांटने वाला शुद्ध, वहां से वर्तनी संबंधी से। तो इसमें बताइए, समुद्र पर नौका तैर रही है, समुद्र पर नौका तैर रही है, यानी कि ये कह रहा है कि पर विभक्ति को आपको ज्ञान होना चाहिए। बच्चे मैदान में, ये विभक्तियां हैं, आपको कारक पता होना चाहिए। ये में, ये इसका मतलब ये नहीं आपसे वाक्य पूछना चाहता। कर, ये आपको कारक विभक्तियां पता होना चाहिए। में कहा होगा, ही और ये में कहा यूज होगा, तभी आप समझ पाओगे। समझ गए? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, ये घोर लगा के क्या लगा दिया, उत्तर नहीं देना चाहते, ये ई ऑप्शन होता है, आपको पता है। ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे। फिर क्या आएगा, ये लिख देंगे ऐसे, इस बाग में, ये बाग के नीचे रेखांकित कर देंगे और पूछेगा मत घूमो, या वाक्य, पूरा वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है। यानी कि एक बाग दे दिया और उसके बोला कि विथी का अरण्य, आपको पता है जंगल है, अवनी वाटिका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहीं ना कहीं वाक्य वो होता है जिसमें निश्चित जानकारी हमें प्रदान ना हो। ठीक है। आप आपको समझ में आया? हम्म, एक मिनट से हम शायद लाइव नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सही आ रहा है। चलिए। हाँ, तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए कि भाई बिल्कुल।
तो मैं हर बात आपको बताता हूँ कि मैं कोई ऐसे नहीं लेके आता। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिया तो अब मुझे भी पता चलेगा कि यही पूछे जाएगा, तो उससे बाहर इतर बातें ना हो। ठीक है। अब देखिए एस्टेट में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। स्थिति अर्थक पूर्ण पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विवीय कर्मक क्रिया, यानी कि क्या कहना चाहता है, क्रिया को पढ़ो ना, उसका एक भी आप भाग उपभाग छोड़ के मत आना भाई। ये कह रहे, देखो टीजीटी हरियाणा में पूछा गया है, तो क्या ये सीईटी में नहीं पूछा जा सकता? आराम से पूछा जाएगा भाई। हो सकता है सीईटी में ऐसा कर देंगे, खाली एक कर्मक क्रिया की परिभाषा पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर। ठीक है। चलिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर तो आपको ऐसा पूछा जाएगा। डीएसएसबी में देखो कितनी बार ये सवाल हर बार रिपीट होते हैं, यानी कि आपको समास आते हैं यथाशक्ति। ठीक है, सबको पता है ये अविभाव समास है। ठीक है, इसका पहला पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, यानी कि इसको अगर ये हटा दूं तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं। यथा शक्ति, तो शक्ति का भी अपना अर्थ निकल जाएगा, इसका कोई महत्व इतना नहीं होता। हटा भी दो तो भी इसका अर्थ निकलता है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति रह जाए तो भी इसका अर्थ है। तो ऐसे आपको समझाएंगे, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक। अब ये देखिए, ये डीएसएसबी का सिलेबस है। तो यहाँ तक तो कह दिया हिंदी भाषा का विकास, उसको भाषाएं बोलिया, देवनागरी लिपि, ये तो मास्टरी तक हो गई। लेकिन बाकी आगे देखिए, आगे सब वही चीजें। कंपटीशन एग्जाम की वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, विकारी शब्द क्या होते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं, अलंकार क्या होता है, शब्द की शक्ति क्या होती है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब वो चीजें सेम है। ठीक है। अब आते हैं हम आज जो पढ़ते हैं अभी, संज्ञा। तो अब एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लें, हो जाए तो। हाँ देखो, हो गया ना। तो अब हमें पता चल गया कि हम आराम से कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा अभी पहले थोड़ा इसको कर लेते हैं। देखिए, संज्ञा का अर्थ होता है, अब तक संज्ञा आप सुनते आएंगे, किसी सबको पता है कि ये सबको पता है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये जाति, सब लोग ये सोच लेंगे ये जाति वही है कि जो हम हमारा समाज में, नहीं, जाति वो है गुण, कि एक गुण से पहचाना। जैसे बंदर बोल दिया, तो बंदर जैसे दिखने वाले सभी बंदर एक जैसे, उसके लिए बंदर ही प्रयोग है। गुण, गुण बोलते हैं, ये जाति का मतलब है गुण लीजिए। तो किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन, इंग्लिश में भी जिसको नाउन बोलते हैं वही है, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, किसी इमोशन का नाम, यही क्या है? संज्ञा है। यही क्या है? नाउन है। अब देखो, आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो इसमें संज्ञा कौन सी है? मोहन हो गया तो व्यक्ति हो गया, स्कूल हो गया तो स्थान भी हो गया, एक जगह का नाम भी हो गया। ठीक है, जा रहा है क्रिया हो गई, आम में आम संज्ञा हो गई, मिठास इसका भाव हो गया, मोर इसमें क्या हो गया? हम्म, मोर, मोर एक जाति भी हो गई, पक्षी का नाम भी होगा, नाच एक क्रिया है। बाकी ऐसे समझना है। अब इसके ये कह रहे हैं कि भाई बाबू, इसके थोड़े से भेद भेद पाने, तो ये कहते हैं कि 5 भेद होते हैं। किसके? कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं भाई। तो 1 मिनट, इसमें अलग से पेन लेना पड़ेगा भाई, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो ही आ गया वापस। ठीक है, यानी कि 5 भेद होते हैं। 5 भेद देख लीजिए आपको। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, मुझे बता दें, कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम, श्याम, अरुण, रवि, ठीक है, कृष्णा, ये सब नाम हो गए। जातिवाचक संज्ञा में जैसे भेड़, बकरी, जैसे कोई भी जानवर हो गया, मान ली मोर बोल दिया, शुतुरमुर्ग बोल दिया, तो ये अलग अलग जातियां हो जाएगी। उसी प्रकार की दिखने वाली चीजें हैं। और द्रव्यवाचक में ये सब उदाहरण आपको बताया, अभी विस्तार से बताएंगे। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अब आपका सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा कुल मिला के संख्या, संख्या के कितने भेद होते हैं? तो 5। अब तक तुम छठी कक्षा में तो इतना ही पढ़ाया जाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन आज आपको विस्तार से पढ़ना है कि परीक्षा में हमें 5 प्रकार के संज्ञा के भेदों का पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहला कवर करते हैं कि पहला क्या है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी कि केवल एक व्यक्ति। जैसे मान लीजिए, जैसे किसी का नाम मोहन ले दिया, तो मोहन वो एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हो गया। और अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं, नदी बोल दिया मैंने, ठीक है। अब नदी बोल दिया तो नदी, बहुत सारी नदियां हो सकती है, लेकिन नाम तो किसी का एक विशेष ही होता है ना। तो उदाहरण की देखो, राम, श्याम, गीता, किरण, ये नाम हो गए। देशों के नाम आ गया, भारत आ गया, जापान आ गया, चीन हो गए, तो एक ही है ना, है तो देशों के नाम। अगर देश आ गया तो देश तो बहुत हो सकते हैं। ठीक है,
देश तो बहुत हो सकते हैं, वो एक जाति के अंदर गिना जा सकता है, लेकिन जब बात भारत और जापान चीन की आ गई ना खाली नाम, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम गंगा यमुना आ गई तो ये तो हो गए व्यक्तिवाचक, लेकिन खाली नदी आ जाए, तो नदी तो बहुत सारी होती हैं, ग्रुप में होती है। तो गंगा यमुना एक विशेष नाम हो गई, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए भाई। ठीक है, सही है ना? चलिए अब आगे। 1 मिनट, ये संज्ञा पे थे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब व्यक्तिवाचक तो आपको समझा दिया कि एक विशेष व्यक्ति से संबंधित। जातिवाचक हमने थोड़ी देर पहले ही बताया। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ व्यक्तियों की, वस्तु की पूरी जाति की बोध हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पूरे एक नाम ले समझ में आ जाए। जैसे मनुष्य, सभी मनुष्य आ गए। लड़का, सभी लड़के आ गए। लड़की, सभी लड़की आ गई। आदमी बोल दिया तो सभी आदमी का। औरत बोल दी तो सारी, पूरे भारत की, पूरे देश की, पूरे विश्व की आ गई। भाई बोल दिया तो भाई का रिश्ता पूरे विश्व का आ गया। बहन बोल दिया तो पूरी बहन का, विश्व का रिश्ता आ गया। ठीक है। पशु आ गया तो पूरे पूरे विश्व की पशु पक्षी आ गए। गाय आ गई तो पूरे देश, पूरे विश्व की पक्षी। घोड़ा, तोता, मोर आ गए तो पूरे पूरे दुनिया में जो है। वस्तु के नाम घर आ गए तो घर एक तरह का है, सब मेज कुर्सी किताब। ठीक है, यानी कि शिक्षक आ गया तो पूरी पूरी दुनिया का शिक्षक एक की जाति का बोध हो गया। लेखक आ गया तो पूरी दुनिया के लेखक जाति का बोध हो गया। मंत्री आ गया तो पूरी दुनिया में जो मंत्री है वो सबका बोध हो गया। लेकिन यही मंत्री किसी का नाम आता है डॉक्टर राकेश मंत्री, तो ये किस में आ जाता? ये व्यक्तिवाचक में आ जाता। डॉक्टर राकेश लग जाता तो मंत्री के सामने। ठीक है। अब आते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक इसके नाम से पता चल रहा है आपको। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें माप, कुछ चीजें वो, इसमें क्या होता है? कोई द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जिसे हम माप तोल सकते हैं और गिन नहीं सकते। एक यही बात पकड़नी थी। माप सकते हैं, उसको लीटर में माप सकते हैं, उसको लीटर में माप सकते हैं। ठीक है। एम एम मिलीलीटर में माप सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं पाएंगे। तो ऐसे गिन नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है, फिर तो गिन नहीं पाएंगे तो वो समझ लो ठोस नहीं है, लिक्विड ही है। तो धातुओं के नाम जैसे खनिजों के नाम, अभी सो गए लोह तो हम गिन सकते हैं। अरे लोहा जब पहली अवस्था में होता तो लोहा कैसा होता है, उसको गिनना थोड़ा, लिक्विड में भी तो होता है। सोना, चांदी। खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जैसे दूध को भी हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। पानी को भी गिन नहीं सकते, घी को भी गिन नहीं सकते, तेल को भी हम गिन नहीं सकते, लेकिन है लिक्विड। तो ये चीजें आ जाएंगी और यही से परीक्षा में सवाल बनेंगे। देखो यहाँ संज्ञा खत्म हो गई। द्रव्यवाचक, वाचक मैंने वैसे बताया था आपको कि 5 तरह के होते हैं, तो शायद मैं पीपीटी लगाना भूल गया। समूहवाचक क्या है? देखो यहाँ कर लो, इसको मैं करवा देता हूँ अपने पास से, पीपीटी में नहीं हुआ था, क्या हुआ? समूहवाचक, समूह जिसका ग्रुप नाउन। तो ग्रुप कहा होगा? सेना हुआ है, ग्रुप हुई। ठीक है, जहाँ जहाँ को ग्रुप, पूरी सेना का पता चले। ठीक है, सेना। ठीक है, पूरी सेना का या बोध होगा कि सेना के लिए पूरा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। और टीम, कोई टीम बोली जाएगी तो भी वो पूरी समूहवाचक संज्ञा हो गई थी। भाववाचक संज्ञा जिसमें रोना, रूसना, ठीक है, लड़कपन, बचपन, ये चीजें जहाँ दिखाई, भाव, इमोशन जहाँ दिखाई दे वो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। तो अब ये संज्ञा यहाँ तक खत्म होती है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए जल्दी जल्दी। हम चाह रहे हैं कि आप इधर उधर ना घूमे, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जो भी परीक्षा है आप उसको कामयाब हो। चलिए, संज्ञा यहाँ खत्म होती है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको समझा भी दिया जाएगा। अब यहाँ से भी सवाल बनते हैं कि लिंग से सवाल बनते हैं कि लिंग पूछा जाता है कि कितने प्रकार का होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी लिंग जो होते हैं को उसकी परिभाषा क्या दोगे? लिंग का अर्थ है ये कोई चिन्ह। ठीक है, जैसे शिवलिंग बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कोई चिन्ह। ठीक है, वह चिन्ह जिसके शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग समझाए। यानी कि हमने कुछ हिंदी में, इंग्लिश में कुछ चिन्ह बना दिए कि सी दिखे तो वो लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है, ही दिखे तो वो लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है। ही, एच ई, ही दिखे, एक मिनट को, ही दिखे और तो फिर वो लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे हिंदी में हमने बना दिए, ऐसे ही हमने हिंदी में बना दिए, तो बस बात खत्म है। जैसे पुल्लिंग को मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग बोलते हैं, बस बात खत्म। अब पुल्लिंग यानी मस्कुलिन जेंडर क्या हुआ? पुल्लिंग की परिभाषा क्या है भाई? पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को पुल्लिंग कहते हैं। अब पुरुष का मतलब ये नहीं कि जो मनुष्य में पुरुष है। अब वो पुरुष शेर भी हो सकता है। ठीक है,
हाथी भी हो सकता है, तो वो कोई भी जानवर हो सकता है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम पता है कि राम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, इसमें राम लड़का है और वह पुरुष जाति का बहुत कारण है, ठीक है। अब एक उदाहरण देखें, स्त्रीलिंग में क्या आ जाए, स्त्री शब्दों का प्रयोग करा है। जैसे राधा लड़की है, तो ये लड़की नहीं भी लगाता तो भी हम समझ जाते हैं कि राधा लड़की संकेत बना रखा है, ऐसे नाम में, और लड़की लगा दिया तो वैसे भी बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। पहले एक जो थ्री जेंडर प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता था, लेकिन अब हमें हिंदी में दो ही लिंग पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर, वचन, ये वो वचन नहीं है तुम मुझे वचन दो कि तुम ये काम नहीं करोगे, ये वचन वो नहीं है, ये नंबर, इसको इंग्लिश में जानो, नंबर। कोई चीज एक में है या दो में है या तीन में है या बहुत सारी है, ठीक है, ये तो वचन हो गए। तो वचन की परिभाषा क्या है, जैसे संज्ञा यानी कि नाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जिस रूप में एक से अधिक का बोध हो, यानी कि जैसे संज्ञा बता दिया, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भाव का नाम, स्थान का भाव, तो को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन उनकी संख्या एक ना हो, एक होगी तो हम एक वचन बोल देंगे, दो हो तो दो वचन बोलेंगे, नहीं दो तो एक होगी तो ठीक है एक वचन हो गया, दो या उससे अधिक होगी तो वो फिर सीधे बहुवचन में चली जाएगी। तो इसको इंग्लिश में आपको पता है, एक वचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और बहुवचन को प्लूरल नंबर बोलते हैं। बस हिंदी वाले भी समझ जाओ, इंग्लिश वाले भी समझ जाओ। एक वचन जिसके में केवल एक का बोध हो, जानकारी प्राप्त हो, जैसे बालक पढ़ता है तो बालक एक वचन हो गया ना, बालक पढ़ता है। बालिका खेलती है, एक वचन। घोड़ा दौड़ता है, एक वचन। अगर या घोड़े आ जाता तो ये क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता, ठीक है। या बालिका के बजाय बच्चे आ जाते तो बहुवचन हो जाता। बहुवचन में जिसमें एक से अधिक बोध हो, जैसे बालक का बालिकाएं बन जाए, बालक का बालिकाएं बन जाए, घोड़े का घोड़े बन जाए, तो बहुवचन हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में, आगे चलते हैं। अभी आते देखो कितना जल्दी पढ़ा भाई, इतना ही पढ़ना, दो कवर हो गए। कारक, काज क्या होता है, कोई कारक किसी के पीछे क्या कारण होता है, ये कह रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि नाउन प्रोनाउन का रिलेशन कोई वाक्य बता देना, कि जैसे मान लीजिए, मैं तब तक आपका इंतजार करूंगा तब तक आप नहीं आ जाते, यानी कि इंतजार कर रहा हूं आपका, किस चीज के कारण, कारण क्या है, जब तक तुम नहीं आओगे। मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूं, तो खाना नहीं खाया एक शब्द हो गया, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूं क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूं, तो वो उससे उसका ऊपर उसका कारण संबंध स्थापित हो रहा है, क्या क्या, ठीक है। जैसे कोई रिलेशन बन रहा है उसका उसका कुछ नहीं, यानी कि किसी भी काम का, आपको पता है हमारी पूरी दुनिया बनी है वो किसी के कारण ही बनी है, कोई ना कोई हर क्रिया का रिस्पॉन्स के द्वारा हर किसी का कारण है, जो भी, ठीक है, जो दुनिया में जो भी चीज बन रही है उस हर चीज का कारण है। तो इसमें क्या थे, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं, सबको पता है, विभक्तियां कहते हैं। जैसे वो चीजें जो संबंध हमें स्थापित करेंगे ना, उसके लिए कुछ कंजक्शन लगानी पड़ेंगे, उन कंजक्शन को विभक्तियां बोलते हैं। जैसे कंजक्शन हमें मिल जाएगा, कहीं तो हमें ने मिल जाएगा, कहीं हमें को मिल जाएगा, कोई से द्वारा मिल जाएगा। अब इसको, लेकिन कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, देखो, कर्ता कारक होता है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, कर्ण यानी कि उसका के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। अब इसको थोड़ा ऐसे याद कर लो, काम जो करेगा वो कर्ता होगा, जो किया जाएगा वो कर्म होगा, किसी के द्वारा कोई चीज की जाएगी वो उसमें विभक्तियां द्वारा से द्वारा दिख जाएगी, और जिसके लिए किया जाएगा या किसी हेतु के लिए किया जाएगा वो उसमें को के की दिख जाएगा। और जिस चीज से हमें अलग होता दिखाएगा किसी वाक्य में तो अपादान हो जाएगा। का के की जैसे शब्द दिखेंगे तो समझ लेना वो रिलेशन दिखा रहे, संबंध दिखा रहे। कोई चीज में पर या कोई चीज में पर है या पर है तो उसमें अधिकरण कार्य होगा। हे राम अरे राम वाक्य में पहले आ जाएंगे तो वो संबोधन कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे करते हैं जैसे एक एक ऐसे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो ने क्या हो गया, वो खुद करता होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को, तो संविधान काम हो गया उनका, कलम के द्वारा, यानी कि कलम से उन्होंने काम किया संविधान लिखने का, ठीक है। तो ये हो गया करण। सामाजिक समरसता के लिए या स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए, या पूरे भारत के लिए
क्या लिखा? अपनी बुद्धि से भारत का संविधान लिखा। ओ, कितना बड़ा काम किया। तो ये इसको ऐसे याद हो गया ना। तो ये विभक्ति ऐसे दिखेगी। तो ऐसे ही याद करना है। तो आप जान लेते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप के करने के कारण का बोध हो, यानी कि कोई भी काम हो उसका कारण का बोध हो, रीजन का पता चले, उसमें हमें ना ने दिखाई देगा। कहीं भी हमें ने दिखाई दे ना वाक्य में, और ने के नीचे रेखांकित कर दे, तो हम कहेंगे ये तो कर्ता कारक है, ये तो सब्जेक्ट है। तो जैसे राम ने, तो ये हो गया कर्ता। मोहन खेलता है, ठीक है ना। पक्षी उड़ता है, तो ने दिख गया, तो हो गया। तो रमा, मोहन पक्षी। ये देखो, जैसे ये कह रहा है कि ये जो राम है ना, मोहन है, ये पक्षी है, ये सब करता है, सबको पता है, लेकिन इनके द्वारा क्रिया करने का जो बोध होता है। तो ये, अगर ये अगर ये जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, और ये खेलने का काम कर रहा है, पक्षी उड़ने का काम कर रहा है, पुस्तक का काम कर रहा है, तो यहाँ कर्ता कारक हो गया। ठीक है। और विभक्ति आप यही तो मार खाओगे। विभक्ति न भी दिखे ना, ने, तो भी आपको समझ जाना है कि ये कर्ता कारक है। आप ने मत ढूंढना वहां। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि इनमें बताइए कौन सा कारक है, और आपको ने ना दिखे, या तो इनमें से, पहले तो आप ये बताओ, पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक की परिभाषा पूछी जाएगी, तो कारक की परिभाषा ये देख लेना। जो क्रिया के साथ संज्ञा, जिसका संबंध है वाक्य के किसी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे के साथ संबंध दिखाए। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। तो हमने कर्ता कारक को समझ लिया, जो करना है जो करने वाला होता है। कर्म कारक, जो काम किया गया है। कि मैं कहूं कि मैंने यूट्यूब पर आपके लिए व्याकरण की कक्षा बनाई। तो मैंने, तो सर्वनाम भी हो गया, और अरुण भी बोल दो तो भी ठीक है, लेकिन मैंने, अरुण, ये दोनों क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, इसको कर्ता कारक बोलेगी। मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई आपके लिए, ताकि आप अपनी परीक्षा, तो आपके लिए, तो ये भी विभक्ति आ जाएंगी, तो आप इसको पकड़ जाओगे। अब कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? कि संज्ञा नाम में जिस क्रिया का प्रभाव फल पड़े, यानी कि जो कर्ता कर्म करे ना, जो काम करे, उसको उस पर असर पड़े, उस पर असर दिखाई दे। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, यानी कि उसने, या तो हो गया कर्ता कारक, श्याम को पढ़ाया, या क्या फर्क पड़ गया? क्रिया पर फर्क पड़ा ना, पढ़ाने का, क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। अरे एक्टिव पैसिव सुना होगा आपके, वही चीज है यहाँ पर ऐसी है। ठीक है। जैसे कर्म हो गया, कर्म मतलब कोई कार्य है, कोई भी कार्य है, ठीक है। तो उसने श्याम को पढ़ाया, तो इसमें को विभक्ति ये हो गई कर्म कारक। लेकिन अब इसमें देखो कितना कठिन उदाहरण है। इसमें दोनों उदाहरण हो सकते हैं अंडरलाइन के, जैसे राहुल ने चोर को पकड़ा, या राहुल ने तक पूछ लेता, तो एक कर्म कारक हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पूरा वाक्य में पूछ रहा है किसका है, तो राहुल ने चोर को पकड़ा, तो यानी कि राहुल ने कुछ काम किया है जिसका प्रभाव क्रिया पे पड़ा, पकड़ने का काम किया है। ठीक है। तो ये हो गया को को विभक्ति दिखी, तो हो गया कर्म कारक। ठीक है। ये उदाहरण समझे। लड़की ने लड़कियों को देखा, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी कि राम के द्वारा पुस्तक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। तो ये पढ़ने के द्वारा। और इसमें क्या था? कहना, पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। ठीक है। यानी कि कहने और पूछने जहाँ दिखाएं, तो वहां से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे कि राम ने रहीम से कहा, तो मोहन ने श्याम से कहा। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसको अपादान नहीं बोलोगे आप। ये अपादान है कि भाई ये इससे अलग हो रहा है, या अलग नहीं हो रहा भाई। इसको यही धोखा खाओगे आप। से देखते ही अपादान लगा दोगे, अपादान नहीं है। अपादान में बिछड़ी हुई चीजें दिखाई, कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पुस्तक से मतलब
मैज से क्या गिर गया? मैज से फल गिर गया, फल रखा था। मैज से मेरा मेरा चश्मा रखा था, चश्मा गिर गया, दूर चला गया वह। मैज से उसका संबंध नहीं रहा। ठीक है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूट गई, तो प्लेटफॉर्म से वो दूर चली गई। लेकिन ये यहाँ चीजें रहीम से कहा, श्याम से पूछा, या कुछ अलग चीजें नहीं हो रही, यहाँ अलग भी अलग अलगाव नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये उपादान नहीं होगा, ये कर्म कारक होगा। बस यही तो पढ़ाने के लिए हुआ था, बाकी तो पुस्तकों में सब लिखा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ, देखना चाहो तो ऐसे आपको ये सब चीजें हैं। ठीक है। अरे बड़ा करने के चक्कर में सारी। हाँ ठीक है। फिर करण कारक है। करण कारक में क्या विभक्ति बताई थी आपको? करण, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि किस चीज का सहारा ले रहा है किसी काम करने में। देखो अब इसको याद भी मैं करवाऊंगा। देखो आपको एक करण से, देखो कैसे याद करोगे। अ, कैसे याद करोगे? कर्ता हो गया, कर्ता काम करने वाला, कर्म सबको इसको जाना ही लेगो। अब करण को याद करोगे तो विभक्ति, तो इसको ऐसे याद करो, दुर्योधन को कोई भी जरूरत पड़ती थी तो हर चीज करण से कहता था, करण से ही बोलता, करण से उसको ही पता था कि यही पांडवों का कुछ विनाश कर सकता है, तो हर चीज को करण से बोलता था। तो से विभक्ति करण से दुर्योधन बोलता था। तो इसमें आपको विभक्ति क्या दिखाएगी? जिस साधन से जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, तो हमेशा वो भी कोई काम भी करता था, करण से ही बोलता था। तो इसमें आपको से विभक्ति दिखाएगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से, या ठीक है, या किसी ओबीएस स्टूडियो से कुछ भी बोल बता दूं, तो किसी चीज का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ना। मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, एक निबंध लिख रहा हूँ, किससे? पेन से, कलम से, किसी से, तो किसी के सहारा ले रहा हूँ, तो वो सहारा लेना ही क्या है? ठीक है। पुलिस ने पुलिस ने क्या किया? गोली से किसको? अपराधी को मार डाला। तो गोली का सहारा लिया ना, बंदूक से, बंदूक से मार डाला, तो से उसका उसका मतलब उसी का प्रयोग किया जाए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, श्याम ने गेंद से खेलता है, ठीक है, आदमी को लाठी द्वारा मारा गया। तो आपको बताया ना, इसमें से और द्वारा भी भक्ति दिखाएगी। या तो किसी चीज से करेंगे या किसी चीज के द्वारा। तो करण को ऐसे कर लो, या तो करण से वो कहता था, करण से कहता था दुर्योधन, या उसी के द्वारा हर काम करवाना चाह रहा था, तो ये हो गया करण। संप्रदान मैंने बता दिया, संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा सीता के लिए, जैसे ऐसे याद पूरी याद हो जाता है। राम ने रावण को सीता के लिए, रावण को मारा अपनी धनुष से, तीर के द्वारा, और उसने बोला हे राम, तो पूरी विभक्ति आ गई ऐसे। इसी प्रकार आप ऐसा याद कर लो कि संप्रदान में होता किसके लिए काम हो रहा है भाई, क्या उसके पीछे उद्देश्य है। ठीक है। तो जिसमें आपको जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसे कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, जिसे किंतु उसके अर्थ के लिए प्रयोग होता है। अब इसमें आपको क्या दिखाई जाएंगे? के लिए, जैसे राम ने रावण को मारा सीता के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए। माँ बच्चे को मिठाई देती है, माँ बच्चे को मिठाई देती है ताकि वो खुश हो जाए। तो को भी आ सकता है यहाँ पर, ये भी अधिकरण का संप्रदान कारक का हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि आपको ज्यादातर के लिए ही मिलेंगी। तो आप उदाहरण अपने आप से बनाओ, अभी बैठे हो अभी बनाओ, ताकि आपको अभी बताओ मुझे क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके के लिए। कैसे बोल सकते हो आप के लिए? हाँ, आप आज की व्याकरण कक्षा ले रहे हैं अपनी परीक्षा के लिए, अच्छे अंक पाने के लिए, अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए, आप अपने जुटे हुए हो परीक्षा में, के लिए आ गया। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा उदाहरण। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कह दिया कि मोहन के लिए, पढ़ने के लिए, ये हो गया। अब ये तो हो गया संप्रदान। तो अब इसको कैसे याद करोगे? संप्रदान, संप्रदान कैसे देखा? संप्रदान, संप्रदान को ऐसे कर लो सम्मान। संप्रदान है ऐसे, संप्रदान, हम संप्रदान करते हैं, आपको क्या करते हैं? आपको ऐसा, इसको संप्रदान को सम्मान सोच के कर लो याद। तो सम्मान करते हैं तो कहते हैं आइए जी आपके लिए हम आ,
उपस्थित हैं, आपके लिए ये सब चीज है, ये आपके लिए है, ऐसे बोलते हैं ना सम्मान में, ये आपके लिए है जी, ये आपके लिए है जी। तो आपको के लिए, तो किसी के लिए काम किया जाएगा, के लिए तो विभक्ति हो जाएगी सम्मान। अपादान, अपादान को कैसे याद करोगे? किसी चीज से बिछड़न महसूस हो, अपादान। ठीक है, अपादान को याद करोगे, अपादान। देखो अपादान तो ठीक है, दान तो ठीक है, अगर किसी को दान दोगे तो आप उसके पास आओगे। लेकिन अगर किसी से बचना चाहोगे तो आप मैं बचना चाह रहा हूं, मैं दान नहीं देना चाहता, तो उससे दूर चले जाओ, उससे दूर चले जाओगे। ऐसे उससे दूर चले जाओगे तो आप आपसे बिछाड़ा हो ही गया। तो दान नहीं देना चाहते तो लग गया दान, तो अपादान। तो जिसमें आपको अलग होना लगे, जिसमें आपको से जैसी चीजें दिखाई दे कहीं भी लगा हुआ, तो मैंने वहां भी बताया था, से दिखने का मतलब अलगाव नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैंने पेन पेन से निबंध लिखा, तो ये ना कर्मवार वाक्य होगा। ठीक है, और मैं कहूं कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट गई है, तो अपादान होगा। लेकिन मैं कहूं रेलगाड़ी से रेलगाड़ी से बस में टक्कर हो गई, तो वहां क्या होगा? वहां ये चीजें नहीं होगा, वहां कर्मवाचक हो जाएगा वहां। ठीक है, तो जहाँ विचलन दिखे वही समझना। ठीक है, अपादान कारण कहते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं? वस्तु का अलग होना क्या, तो उसे अपादान कहते हैं। कर्ण कारक की, आगे इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, कर्ण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है। यानी कि कर्ण कारक और ये दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहता था? हर चीज कर्ण से ही कहता था और कर्ण के द्वारा ही करवाता था। हमने उदाहरण दिया था, कर्ण से ही कहता था, कर्ण के द्वारा ही करवाता था। से द्वारा कर्ण में विभक्ति आती है, वही सेम विभक्ति अपादान में आती है। बस यही यही अब मुझे लगता है अपादान कारक और ये जो कर्ण कारक है ना, इसी को यहाँ पढ़ लो। अपादान कारक और क्या, कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण कारक। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। कर्ण कारक और इन दोनों में विभक्तियां सेम है, कर्ण में और अपादान में। कर्ण में और अपादान में विभक्तियां सेम है। इसमें क्या हो गया? अपादान में से आएगा ओनली। ठीक है, जुदाई दिखाई देगी, इसमें ए लगा होगा। ठीक है, यहाँ से भी दिखेगा और दोबारा भी दिखेगा। किसके द्वारा? चाकू के द्वारा, कलम के द्वारा, ठीक है, बंदूक के द्वारा। तो इसमें तो जुदाई दिखाई देगी, इसमें हर बात को कहेगा मैं तुमको गोली से उड़ा दूंगा। ठीक है, मैं अपने मित्र के द्वारा तुम्हें संदेश भेजूंगा। तो ये प्रयोग से द्वारा दिख जाए तो करण, तो इसको ऐसे याद करवाता है जैसे दुर्योधन करण से ही कहता है, करण के द्वारा ही काम करवाता है। अपादान में पेड़ पेड़ से फल गिरता है, नीम से पत्ता टूटता है, तो दिखेगा। तो ये चीजें हो गई। घुड़सवार घोड़े से गिर गया, तो यानी कि घोड़े से वो दूर हो गया। हिमालय से गंगा निकलती, यानी कि हिमालय यहाँ था और अब ये गंगा यहाँ से आके यहाँ इधर आ गई, तो यहाँ हिमालय को पीछे छोड़ गई, यहाँ से जुदाई में हो गई इनकी। तो ये उदाहरण हो गया। ठीक है, संबंध कारक ये बिल्कुल पता है, संबंध का के की, वो मेरा बहन का लड़का है। वो की दिखेंगे कि ये मेरे भाई की बेटी है, तो ऐसे दिखेंगे तो संबंध बनाएंगे हमने। जैसे कम, कमल की किताब मेज पर रखी है, तो की विभक्ति दिखी तो संबंध बना दिया। कलम का कमल है ना, कमल कमल है, उसकी किताब है का संबंध बन गया, किताब का। राम का घर दूर है, तो घर का राम का संबंध बन गया, तो ये संबंध दिखा दिया, तो ये संबंध कारक हो गया। अधिकरण, जिसमें आपको विभक्तियां में पर दिखे, इसमें क्या था? अधिकरण जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है, में पर, इसमें अधिकरण, इसमें आपको विभक्ति या तो में दिखेगा या पर दिखेगा। तो जैसे घर पर, तो पर विभक्ति आ गई। घोंसले में, तो में, घोंसले में चिड़िया है तो में आ गया। सड़क पर आ गया, तो ये विभक्ति जिसको कहीं भी दिखाई दे, आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखा, तो में पर, तो समझ लेना अधिकरण कारक। अब देखो मैंने करण कारक याद करा से द्वारा, हर चीज को। अब इसको अधि लग गया, तो इसको ऐसे याद कर लो, करण तो है लेकिन उसके आगे हदी लग गया, तो कहता है मैं कर तो दूंगा काम आपका दुर्योधन, तो मैं पर, तो पर मैं आपका काम भी कर दूंगा, लेकिन पर आप हम कहते हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। पर मतलब बर्तन, बट मैं मैं क्या चाहता हूँ, पर मैं वो सोच रहा है, तो मैं और पर ऐसी बातें करने लगे तो वो अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, तो जहां भी मैं और पर दिख जाए
तो आप समझ लेना कि वो आप करण कह रहा अधि हो गई आपको इस चीज की, अधिकता हो गई, बहुत काम करवा लिया। पर मैं अभी नहीं करूंगा, पर मैं अभी नहीं करूंगा। कह रहा कि काम कर दूंगा, मेरे द्वारा भी होगा, पर मैं अभी नहीं करूंगा। तो पर और मैं आ जाए तो अभी नहीं करूंगा, तो वो अधिकता हो गई, तो अधिकरण कारक हो गया। ये निमोनिक्स याद करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हिंदी भाषा नहीं है तो उनके लिए निमोनिक्स याद करने पड़ते हैं। बाकी हम मुझे तो मुंह जबानी याद है, राम ने रावण को, ठीक है, सीता के लिए, ये सब पूरी मुझे तो ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण याद है। लेकिन वो आप मेरे आपके क्या काम आएगा? आपको काम तो यही आएगा जो कि आपको मैं हर चीज को तो अच्छे से ठीक है। तो आप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, मैंने देखो आप सर्वनाम क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम पढ़ाते हैं तो फिर वही लगता है यार ये तो बोरिंग सी चीजें हो गई है। देखो देखो, सर्वनाम अपना एक अलग महत्व रखता है चैप्टर में। सर्वनाम बहुत बड़ा विषय है, इसको हम हल्के में ले जाते हैं। हाँ भाई, सर्वनाम, एक नाम से पता है, सर्वनाम जितने भी नाम, इसको इंग्लिश में सबको पता है, इसका प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो वे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आप अरुण सर को अरुण ना बोलकर आप बोल सकते हो। आपको मैं, आप जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं उनको नाम ना बोलकर मैं कह दूं आप लोग जो देख रहे हैं, तो मैंने आप प्रयोग कर दिया, तो ये भी एक सर्वनाम हो गया, सभी आ गए, ठीक है। ठीक है, मोहन को मोहन, मोहन तुम इधर आओ, मोहन को इधर आने के बजाय मैं कह दूंगा आप इधर आइए। आ, मैं अपने पिता का नाम न लेके मैं कह दूं वह जो दिख रहा है वह मेरा पिता है, ठीक है। तो पिता का नाम ना लेके, और या मैं अपने पिता का नाम ना लूं, जैसे मेरे पापा का नाम रणवीर सिंह है, तो मैं रणवीर सिंह ना बोल कर कहूं कि आप मेरे पिताजी हैं। तो ये ऐसे शब्द हो गए जो नाम की जगह पर दूसरे आ गए। जैसे वह आ जाएगा, वह राम के स्थान पर आ गया। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, ये तो हो गया पूरा संज्ञावाचक संज्ञा पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन राम ने की बजाय मैं कर दूं वह बाजार जा रहा है, तो ठीक हो जाए। राम ने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा कि मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसका सीमा नाम हट गया, मोहन नाम हट जाएगा, नाम नहीं आएगा। तो ठीक है, क्योंकि बार बार हम उन्हीं का प्रयोग करें तो अच्छा नहीं लगता, वाक्य लंबे हो जाएंगे। तो इसलिए कि उसके लिए वह, मैं, तुम, आप, वे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे प्रोनाउन में बोलते हैं आपको, अरे ही सी दे, और बस यही प्रयोग इसमें होते हैं। अब उदाहरण देते हैं, ये यहाँ से पूछने की ज्यादा कारण है। जैसे आपको मैं, तुम, वह, आप, कौन, ठीक है, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका, ये सब सर्वनाम है। अब यहाँ से सवाल पूछते हैं कि सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं। ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है भाई, टीचरों के लिए विशेष है, लेकिन सीईटी वाले तो इस पे इतने ध्यान दे भी न दे कोई बात नहीं है। तो 6 प्रकार के भेद होते हैं। जैसे कारक 8 प्रकार के होते थे, वो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके नाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक नहीं। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री, अब जो पुरुष सोच के ये मत सोच लेना भाई ये तो स्त्रियों का नाम छोड़ गया, पुरुष नहीं, पुरुष यह नाम दे दिया गया है, लेकिन इसमें स्त्री नाम भी शामिल हो गए, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि ही प्रयोग होगा, इसमें सी भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग जाता है। मैं में स्त्री भी शामिल हो जाती है, हम में पुरुष भी शामिल हो जाते, तू में स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं, वह में चाहे वो लड़की हो या लड़का, वह प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसके भी 3 प्रकार हैं पुरुषवाचक के। कितने भाई? एक तो उत्तम, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये उत्तम पुरुष तो लगा लिया, फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, तीसरे पर्सन की बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बिल्कुल सामने, हमारे सामने, मैं खुद आपके सामने बोल रहा हूँ, तो कौन हूं मैं मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं हूँ और मैं आपको हम बोल रहा हूँ, तो ये हो गया। लेकिन बोलने वाला वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी मैं और हम, मैं अपने लिए कहूं कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, हम आपको मिलते हैं कल, तो हो गया वक्ता। लेकिन सुनने वाले आप लोग हैं, श्रोता है, तो मैं आपके लिए प्रयोग करूंगा तू, हरियाणा में तो तू ज्यादा प्रयोग होता ही है, तुम, आप, ठीक है। तू कर ले, तुम कर लो, आप लोग कर लो कार्य किसी काम को, तो ये कोई मध्य है। लेकिन जो हम ये इन दोनों के बीच में मौजूद ही नहीं है, हम दोनों किसी की ऐसे ये अन्य पुरुष मतलब चुगली है,
किसी की चुगली कर रहे हो, हमारे बीच नहीं है, इसको ऐसे याद कर लो। अन्य पुरुष के बारे में जिक्र कब करते हैं, किसी की चुगली करते हैं कि यह जो ये यह जो देख रहे हो ना, ये उसका है, मैंने चुरा लिया है। ये है ना, ये घर उसका है, उसने घर बना लिया ऐसे। वे है ना, वे वो बड़े निकम्मे लोग हैं। ठीक है, वह है ना वह। अब वह, आपको पता है कि वह पुरुषवाचक के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन अगर उसको हम, वह उपस्थित नहीं है फिर भी उसकी बात कर रहे हैं, तो वह यहाँ पर अन्य पुरुष में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे सामने मौजूद ना हो और उसकी बात कराए तो वो थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष के नाम से। देखो, एक उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों को प्रधान और शेष को अप्रधान। अच्छा, उत्तम और प्रधान क्यों हो गए भाई? भाई वे प्रधान ये हो गए कि ये जो तो मौजूद है, बोलने वाला वक्ता भी मौजूद है, श्रोता भी मौजूद है, और जो नहीं होगा वो तो प्रधान हो ही नहीं सकता। प्रधान बनने के लिए आपको उपस्थित भी होना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। जो उपस्थित नहीं होगी, सुनोगी नहीं, तो प्रधान कैसे बन जाओगे? प्रधान मतलब जिसको मेन स्ट्रीम दिया जाए, उसको महत्व ज्यादा दिया, तो इसमें इन दोनों को ही महत्व ज्यादा दिया जाता है। ये तो हो गया पुरुषवाचक के बारे में। इसमें स्त्री पुरुष सभी नाम शामिल हो गए। इसके तीन टाइप, इसी के तीन भाग हो गए। अब आते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक यानी डेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन क्या हो गया? जिसमें आपको आपके पास या दूरी की वस्तु का निश्चित बोध हो। जैसे यह अच्छा है, यानी कि बिल्कुल पता चल गया यही है जो सामने बैठा, ये अच्छा है। वह बुरा है, तो बिल्कुल सामने बैठा है, पता चल गया। ये अच्छे हैं, तो इशारा कर दिया। वे बुरे हैं, अच्छा, तो पता चल रहा है कि ऐसा नहीं कहा इसने, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, तो इसमें निश्चित नहीं होगा। कुछ अच्छे हैं, निश्चित नहीं होता ना, लेकिन यहाँ अच्छा बुरा हो गया। अब इसमें भावार्थक मत ढूंढने लग जाना आप। और इसमें ये मत सोचना यार इसमें तो पता ही नहीं चला बुरा क्या है, थोड़ा ज्यादा होता है, इसको कैसे मापेंगे। ये माप बता दिया, उसने बता दिया कि बुरा है, तो मान लीजिए। ठीक है, आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए वरना गलत हो जाएगी आपके सब। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक हो गए। निजवाचक यानी कि आपने पर्सनल प्रोनाउन। निजवाचक, निज मतलब होता अपना, निज, निज जीवन, मेरा निजी जीवन है, तो उसमें कोई बात ऐसी आएगी जो निजी हो। यानी कि निजवाचक में आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है। यानी कि जो सर्वनाम है ना, कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वह सोम कर्ता नहीं होता। वह सोम कर्ता नहीं होता। जैसे पुरुषवाचक आप सोम की कर्ता का काम करते हैं, जैसे पुरुषवाचक आप सोम ही कर्ता का काम करता है, उसी पर जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, आप आजकल कहाँ रहती हैं, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। यानी कि यहाँ पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरे वाक्य में निजवाचक है। देखिए यहाँ तक आप आया, तो यहाँ तो आप आजकल कहाँ रहती हैं, आप आजकल कहाँ रहती है, तो कर्ता के लिए प्रयोग है। लेकिन मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यानी कि मैं निजी अपना आप ही कर लूंगा, यानी कि मुझ पे ही छोड़ दीजिए, मेरा काम है, मैं अपना आप कर लूंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, पहले वाक्य में तो बता दिया गया कि मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, ये बता दिया गया कि आप इसको देखोगे ना, आप आजकल कहाँ रहती हैं, तो ये तो उदाहरण हो गया पुरुषवाचक का, जो मैंने पहले बताया था कि उसके तीन आता आप। अच्छा, आप किस में आएगा, कौन से पुरुष में है ये बताइए? आप आ गया प्रथम पुरुष, उसमें उत्तम अन्य मैंने समझाया नहीं था अभी। बताइए आप, मैं, ये किस में आओगे? अरे अभी तो बताया था आपको। ये देखिए उत्तम पुरुष में आ गया। ठीक है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो निजवाचक है। अब आते हैं संबंध, इसको पता है रिलेशन। रिलेशनशिप प्रोनाउन में क्या होता है? जहाँ दो वस्तुओं का संबंध दिखाया जाएगा कि, जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह लड़का कल आया था, पढ़ने में तेज है। इसको मैं अपने हिसाब से उदाहरण देता हूँ। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ठीक है, वह मेरा भाई है। ठीक है, वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो ये वह जो दिखा रहा है ना, ये मेरा, तेरा, ये हो गया, वह का यहाँ आ गया, तो ये रिलेशन बता दिया वह का भाई का। मेरा, मेरा भाई का, इसका रिलेशन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? वह यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कुछ निश्चित ही ना हो। जैसे कुछ को आपको देखें, कुछ चीनी दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो कुछ कुछ मतलब क्या? ऐसे बोल सकते हैं 500 रुपये दीजिए। कुछ चीनी क्या बोले, ऐसे दे दीजिए कि मुझे 1 kg चीनी दे दीजिए, शुगर दे दीजिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको ऐसे दिखेंगे कुछ। ठीक है,
तो कोई, कोई आ गया, अरे कौन आ गया, आपका भाई आ गया, चाचा आ गया, कौन आ गया भाई, कोई आ गया, कोई आया था। ये कोई निश्चित पता चल जाता है, निश्चित वाचक सर्वनाम हो गए। तो इसके छह उदाहरण, छह के छह उदाहरण। प्रश्नवाचक आपको पता है, क्वेश्चन जिसमें दिखाई दे, यह कौन है, तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तो जहाँ से जाके लास्ट में आपको ये इंटेरोगेटिव का साइन दिखाई दे तो समझ लेना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ तक किसी को समस्या तो बताइए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जल्दी जल्दी। चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम जल्दी ही समाप्त करें। अब सर्वनाम की चले जाते हैं। सर्वनाम को क्या बोलते हैं भाई अंग्रेजी में? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पढ़ाते हैं। अब आप लोगों में बहुत सारे अंग्रेजी जुड़े होंगे, अंग्रेजी में हमारे, तो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? ये जो संज्ञा के बारे में भी बताएगा भाई, और प्रोनाउन के बारे में भी बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसको फिर आप ना, अब कहते हैं जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता के संज्ञा के आकार के आधार पे हो सकती है, उसकी क्या अवस्था, उसके आधार पर विशेषता बताएंगे, रूप के आधार से विशेषता, गुण के आधार पर विशेषता, नेचर स्वभाव के हिसाब से विशेषता, उसकी किस स्थिति में है वो चीज, लिक्विड है या सॉलिड है, उसकी बताए, वो सब चीजें बताएंगे। जैसे कह रहा है कि संख्या के आधार पर बनाओगे तो बोल सकते हो वहां चार लड़के खड़े हैं। आकार के आधार पर बताओगे, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है तो आकार पता चलेगा। अवस्था में श्याम 10 वर्ष का हो गया, अवस्था पता चल गई। रूप, राधा सुंदर है, रूप का पता चल गया। गुण, उसका कोट पुराना है तो इसका गुण हो गया पुरानेपन का। स्वभाव, श्याम मोहन मिलनसार आदमी तो इसको बता दे मिलनसार इसका स्वभाव। स्थिति, शीला उनकी लाडली बेटी है। लेकिन स्थिति में मैं सोचता हूँ, स्थिति में ये होता है कि वो किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, ये वैसे होना चाहिए, या उदाहरण गलत दे दिया गया है। ठीक है। हाँ, तो ये विशेषण पता चल गया। तो फिर आगे कहते हैं कि इस वाक्य दर्शाए विशेषण, तो एक एक शब्द और होता है इसी विशेषण में, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, विशेषण और परविशेषण। तो आप जान लेते हैं विशेषण। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? उस शब्द को जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई, जैसे मोहन सुंदर लड़का है, तो यहाँ मोहन सुंदर तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन विशेष से क्या हो गया? मोहन यहाँ पर जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। ठीक है। यहाँ बालक विशेष, हाँ हाँ सॉरी, ये तो कर्ता कारक हो गए, तो कर्ता हो गए। यहाँ बालक की विशेषता बताइए, बालक है, मोहन सुंदर बालक है। तो यह बालक की विशेषता बताएगी कि मोहन नाम का एक व्यक्ति ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, सुंदर उसका भाव हो गया, ये तो हो गया उसका ऑब्जेक्टिव। लेकिन किसकी विशेषता बता रही है? बालक की सुंदर होने की, तो बालक विशेष्य हो गया। ठीक है। परविशेषण क्या होता है? उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए। यानी कि आम बहुत मीठा है, जैसे मैं उदाहरण दूं, आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है, आम मीठा बोल देता, आम मीठा है, तो देखो आम मीठा है, एक नंबर लिखिए, आम मीठा है, मीठा लिख देता ना, आम मीठा, आम मीठा है। ठीक है, आम मीठा है, खाली ये बात लिख देता तो ये तो हो जाता विशेषण। लेकिन मैं इसके आगे अब बहुत लगा दूं, अब मैं बहुत लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेष पर विशेषण हो जाएगा। विशेषण के आगे भी पार चला गया, विशेषण से भी पार चला गया, ऐसे याद कर लो। तो ये मीठा नहीं बता रहा, और भी पार चला गया, तो बहुत शब्द जोड़ दिया। ठीक है। जैसे राधा सुंदर है तो खाली विशेषण हो गया, राधा बहुत सुंदर है। ठीक है। नदी गहरी है, विशेषता बता दी नदी की, नदी बहुत गहरी है, तो ये पर विशेषण हो गया। ठीक है। लेकिन अब बताइए, नदी गहरी है, इसमें विशेष से क्या होगा? किसकी बताई हमने विशेषता? विशेष से हो गया नदी गहरी है। ठीक है। अब विशेषण के भेद होते हैं भाई। गुण के आधार पर गुणवाचक हो जाएगा, गिनती के आधार पर परिमाण, परिमाण होता है माप तोल, माप तोल के आधार पर परिमाणवाचक हो जाएगा। सर्वनामिक शब्द आएंगे तो सर्वनामिक हो जाएगा। संख्या दिखाई देगी तो संख्या दे। तो कितनी हो गई विशेषण के भेद? चार भेद हो गए भाई। अब इनके बारे में जान लेते हैं, चार भेद कौन से होते हैं। जैसे गुण, गुण के आधार पर क्या कहोगे? वे विद्वान व्यक्ति है, तो यह विद बता उसकी गुण हो गया, तो गुणवाचक संज्ञा हो जाएगा। दोष, सोहन दुष्ट है तो दोष, दोष हो जाता है। रूप वह बहुत सुंदर है, ये तो सबको पता है इसके बारे में। अब परिमाणवाचक जान लेते हैं कि परिमाणवाचक क्या होते हैं। परिमाणवाचक जिसमें संज्ञा के बोध हो। परिमाण, परिमाण का बताओ, नाप तोल, नाप तोल, परिमाण को इंग्लिश में नाप, नाप तोल बोल ले सकते हैं परिमाण। भाई इतने
परिमाण। ये परिमाण को मतलब क्या हो, किसी चीज की क्वांटिटी पता चले, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी पता चले। जैसे मुझे थोड़ी चाय चाहिए, अब थोड़ी शब्द हो गया। ये अनिश्चित वाचक का भी उदाहरण हो सकता है सर्वनाम का, लेकिन यहाँ तो विशेषण पड़ गई ना। तो थोड़ी, मुझे 2 सेर चावल दो, तो ये 2 सेर माप तोल हो गया। मुझे 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, तो 1 मीटर यहाँ क्या हो गया, नाप तोल हो गई। यह गाय बहुत दूध देती है, या बहुत, पर विशेषण भी है लेकिन बहुत, यहाँ यहाँ भी कहीं ना कहीं माप तोल ही दिखा रहा है दूध का, कि बहुत दूध देती है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, बहुत दूध देती है, लेकिन बहुत दूध देती है, यहाँ कोई विशेषता थोड़ी बताई गई, विशेषता तो बताई गई, लेकिन यहाँ परिणाम यहाँ ये कह देता अगर गाय बहुत गाय बहुत मतलब गाय बहुत गाढ़ा दूध देती है, तो ये विशेषता हो जाती। लेकिन गाय बहुत पवित्र दूध देती है, या कुछ ऐसा शब्द लिख जाता, ठीक है, तो ये वो हो जाता, पर विशेषण होता। लेकिन यहाँ पर विशेषण ना होने के बजाय क्या है, ये परिमाणवाचक है। इसमें मोटे तौर पर माप तोल की ही बात की जाती है, ठीक है, ये कहते हैं। अब परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित रूप से संख्या का पता चल जाता है तो निश्चित वाचक, और एक किसी की संख्या का पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि, जैसे जैसे मान लीजिए मुझे दो, वही बता, मैंने उदाहरण दिया था आपको। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए थे। जैसे आप ऐसा कर लो, अनिश्चित में क्या हो सकता है, जैसे मेले में अनेक पशु पक्षी हैं, पता चल रहा है कि अनेक पशु पक्षी को, भाई गाय है, भैंस है, या मोर है, तोता है, क्या पता नहीं चल रहा, ठीक है। सभागार में बहुत आदमी है, बहुत आदमी, उनके नाम भी नहीं पता चल रहा कैसे आदमी है, ठीक है। विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हड़ताल पर है, कुछ छात्र, कुछ फिक्स नहीं पता चल रहा, तो ये हो गया अनिश्चित। अब निश्चित, निश्चित का तो पता ही है, जिसमें संख्या पता चल जाए कि सभागार में 50 लोग हैं, रैली में 1 लाख लोग आए, तो ये तो हो गया बिल। लेकिन अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसके नाम में ही सर्वनाम जुड़ गया, तो समझ लीजिए इसमें कुछ सर्वनाम से संबंधित चीजें होंगी। यानी पुरुषवाचक निज, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में बताया था 3 तरह के पुरुषवाचक, मैं, तुम, वे, अन्य। निजवाचक लेकिन मैं को छोड़कर, ये कहते हैं इन दोनों को छोड़कर अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि यह आदमी विश्वासी है, तो यह क्या हो गया, इसकी विशेषता बता दी कि ये विश्वासी है आदमी की। लेकिन इसमें प्रोनाउन क्या ले लिया, यह है। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन इसमें ये लड़के पूछ लिया, तो इसकी विशेषता क्या है। अच्छा आदमी तो देखा नहीं, ऐसा आदमी तो देखा ही नहीं, तो ऐसा तो हो गया, यानी कि ऐसा आदमी देखा गया, न तो ये वक्ता है न श्रोता है, अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है, तो आदमी देखा नहीं। मेरा घर इसी शहर में है, मेरा घर इसी शहर में है, तो इसी शहर से संबंध बिठा दिया गया, ठीक है। तो ये इसमें आ गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपको कहने के ऊपर के वाक्य में यह है, ये, ऐसा, मेरा, आपका, सर्वनाम कर्म से है, आदमी, लड़के, घर, पत्री, ये विशेषता है, ये सभी सार्वनामिक विशेषण है। अब जो कहते हैं सार्वनामिक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, तो मौलिक होता है, एक यौगिक होता है। मौलिक होता है रियल, यौगिक यानी किसी की जोड़ से बना होगा। देखते हैं क्या परिभाषा, देख लेते हैं यहाँ, देखने में क्या मौलिक, जोड़ सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी कि बदलते नहीं, जैसे हैं रियल है। यह आदमी चोर है, यह आदमी चोर है, यानी कि आदमी की विशेषता बताइए कि चोरी करता है। ये लोग भले हैं, तो ये लोग की विशेषता बताइए, ये लोग भले हैं, ठीक है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनता है, यानी उसके पीछे जोड़ा जाता है। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ठीक है। लड़का, इसमें का प्रत्यय जुड़ा है ना, का, कहा से सामान, तो इसमें प्रत्यय जुड़ा है ना, तभी ये चीजें बन पाई है। उदाहरण के लिए बहुत सारे हो, तो ये संख्यावाचक का आपको बताया। संख्यावाचक विशेषण के भी वही 5 भेद हैं, या पूछा जा सकता है। संख्यावाचक के 5 भेद हैं, एक तो गणनावाचक जिसको गिना जा सके, एक कर्मवाचक, एक आवर्तीवाचक, एक समूहवाचक, ये प्रत्येकवाचक। अब गणनावाचक क्या होता है, जिसमें संख्यावाचक, जिसमें पूर्णांक बोध हो, अपूर्णांक बोध हो, जिसे गिनने योग्य है, जिसे गिना जा सके, या पूर्ण रूप से गिना जा सके, या अधूरे रूप से गिना सके, लेकिन गिना जा सके। जैसे 2 आदमी जा रहे हैं, तो गिन लिया ना कि 2 हैं। आधा किलो आदमी दे दो, या आधा किलो दाल मिली, आधा किलो दाल मिली है, यानी कि आधा है तो अपूर्णांक, लेकिन समझ में तो आ गया ना, ठीक है।
कर्म यानी कि उसमें चीजों को सीरीज के हिसाब से कि कौन सी सीरीज में आ रहा है, कौन सी सीरीज के हिसाब से पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर कर्म, ये वो एक तो ये कर्म होता है, यानी कि काम। एक तो ये कर्म होता है ना, इसके ऊपर ऐसे कर्म होता है, ये होता है। एक यहाँ कर्म जो अलग है, ये नीचे रह है, तो ये होता कर्म, तो कोई काम होता। लेकिन यहाँ नीचे रह लग गया तो कर्म पूछा, इससे कर्म से लगाइए। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना, तो इसमें ये ऐसे ही चूज लीजिए, कर्म से लगाइए इसको। कैसे भाई, आपने इस चीज को खराब कर दिया, इसको कर्म से लगाओ, पहले पर जो पहले पे लगाओ, कर्म वाइज लगाओ, तो समझ लेना कि उसमें ये पूछा जाएगा पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, चौथा, जैसे तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। ठीक है, तो यह विशेषता संकेत कर दिया कि पीछे रहेंगे। तो तीसरा चौथा यहाँ पर कर्मवाचक है। आवर्तीवाचक क्या होता है? आवर्ती, आवर्तीवाचक जिसमें संख्या की आवर्ती हो, यानी कि दो बार, तिगुना, चार गुना, दोबारा आवर्ती हो, यानी कि आवर्ती हो कि वही चीजें बार बार हो रही है, दो बार हो रही है, तीन बार हो रही है, उसी चीज को गिना जा रहा है। ठीक है, तो भाई आपको दुगना, तिगना, चार गुना, दोबारा ये सब दिखाई दे तो समझ लेना आवर्तीवाचक है, और ये विशेषण का ही भाग है। समुदायवाचक, ये कर्मवाचक के उदाहरण है ये, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। इसमें क्या है कि पूरा समूह दिखेगा। समूह क्या दिखेगा भाई? जैसे दोनों आओ, तीनों आ जाओ, चारों आ जाओ, ऐसा प्रयोग दिखाई देगा। प्रत्येक बोध, जिसमें प्रत्येक बोधक संख्या, हर कोई जिसमें सामने प्रत्येक आदमी ले ली जाएगा, प्रत्येक, हर एक आ जाओ, प्रत्येक आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, आ सभी जाओ, कहने की मतलब यही है। अब विशेषण की कुछ तुलनात्मक अवस्था होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सुपरेटिव डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव डिग्री होते हैं ना, सुपरेटिव डिग्री, बेस्ट बेस्ट, आपको पता होगा ना, हाई, हायर, हाईएस्ट, ऐसे ही इसमें भी ये चीजें होती हैं। तो इसको कैसे याद करोगे? जैसे इसको यहाँ छोड़ दीजिए। अधिक है, मूल अवस्था अधिक होगी, उत्तरावस्था इसका अधिकतर होगा, अधिकतम, ऐसे शब्द होंगे। उच्च, हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, सॉफ्ट, सॉफ्टेस्ट। ठीक है, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो ये इसकी पूछ लिया जाएगा। निम्न है, ये कौन सी अवस्था में? तो मूल अवस्था में है। निमित्त, निमित्तर आपको लगा है तो ये उत्तरावस्था। और निम्नतम, ज्यादातर सुपरलेटिव डिग्री में तम लगा हुआ मिलेगा। अधिकतम, सुंदरतम, सुपरलेटिव डिग्री, लास्ट और डिग्री। ठीक है, ठीक है। श्रेष्ठ, ये पूछे जाते हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठम। ठीक है, अब ये आ गया। ये कहते हैं विशेषण की रचना, उनके प्रयोग। आक्रांत विशेषण में प्राय आक्रांत ही होते हैं, किंतु स्त्रीलिंग में इक्रांत होता है। यानी कि ये कह रहा है कि पुरुषों में आपको है ना लड़का, आदमी, आ ही ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें ई लगेगा, लड़की, स्त्री। ठीक है, रजनी। ठीक है, आपको ऐसे शब्द ई पड़ता है, वो आपको पता है, ई ही लगता है महिला में। पुरुष में आपको अच्छा घोड़ा, अच्छे बहुवचन में ऐसा मिलेगा, बहुवचन में आपको ए लगा हुआ मिलेगा ज्यादा। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तक कि ठीक है। इनके बारे में यहाँ तक कोई आपको, ये कह रहे हैं कि जैसे तर्क से विशेषण बन गया तार्किक। ये मैंने यहाँ तक लिया था कि ए और औ तक आने वाले अंक से अंकित बन गया विशेषण। अर्थ का आर्थिक विशेषण हो गया। शब्द था अपेक्षा, अपेक्षित बन गया तो ये भी विशेषण हो गया। शब्द था अभ्यास, लेकिन अभ्यस्त, अभ्यस्त बन गया तो ये विशेषण हो गया। शब्द था आदर, जब तो विशेषण नहीं था, लेकिन आदर नहीं लग गया तो ये विशेषण हो गया। उत्कृष्ट था, लेकिन उत्कृष्ट लग गया तो ये हो गया। उद्योग है, औद्योगिक बन गया तो ये इसका विशेषण बन गया। उपनिषद था, उपनिषद बन गया तो मुझे लगता है आप ये समझ में आ गया कि देखो, लेख से लिखित बन गया तो ये इसका विशेषण बन गया। रस से रोमिला बन गया, रसीला बन गया तो ये विशेषण होगा। राष्ट्र तो एक शब्द था अपने आप में, लेकिन राष्ट्रीय बन गया तो ये विशेषण होगा। विज्ञान अपने आप में एक संज्ञा थी, और ये वैज्ञानिक बन गया तो ये विशेषण बन गया। व्यक्ति एक संज्ञा थी, लेकिन व्यक्तिक बन गया तो ये विशेषण हो गया। व्यापारिक संज्ञा थी, लेकिन व्यापारिक बन गया। वाद, ठीक है, ये सब वादी हो गया। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। साहित्य है तो साहित्यिक बन जाएंगे तो ये विशेषण हो जाएगा। शिक्षा का शिक्षित हो गया, शास्त्र का शास्त्रीय बन गया तो ये विशेषण हो गया। तो हैं, आगे ऐसी ही क्लासें लाकर आपको कोई समस्या तो हम देख लेते हैं। मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही। तो आपको कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा ये समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।